7 जनवरी को स्ट्रीम होने वाला जो एपिसोड 10 था मेरे प्रोग्राम का, उसमें मैंने एक ख़ास बात नोटिस की। वो बहुत लंबा था, 45 मिनट का वो एपिसोड था। लेकिन उसमें क्या हुआ, जब मैं खुद देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उसमें इंटरप्शन आ गई। 29 मिनट के ऊपर उसमें इंटरप्शन आ गई। लेकिन जो देखने वाले लोग थे उन्होंने सारा उसमें कमेंट वमेंट किया, उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत कमेंट्री है। सब में से सिर्फ एक आदमी ने कंफर्म किया कि ये इंटरप्ट हो गया था अब्रप्टली, हम देख नहीं पाए। जाहिर है उनको तो नहीं पता होगा कि ये 45 मिनट का या 48 मिनट का था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बात कर रहे थे, कंक्लूड नहीं हुआ, ये इंटरप्ट हो गया था। मैंने एनालिसिस किया कि अक्सर जो हमारे वीडियोस हैं, जो लंबे प्रोग्राम, लंबी बात होती है, उसके आखिर तक जाता ही कोई नहीं। ये 4, 5, 7, 10 मिनट तक चला जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। ये आप सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप 2G की स्लो स्पीड के ऊपर भी इतनी मेहनत करके, मशक्क़त करके उसको, वो पहले वो गोल गोल जो घूमता रहता है, थोड़ा डाउनलोड होता है, फिर देखते हैं, फिर मज़ीद डाउनलोड होता है, तो फिर देखते हैं। ये हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल, यानी 4G इंटरनेट अवेलेबल ना होना, अब इसको तो हमने न्यू नॉर्मल लेना शुरू कर दिया कि नहीं है तो चलो जो अवेलेबल है उसी के साथ काम चलाते हैं। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल है, हमारी जो मामूल की ज़िंदगी है, क्योंकि दुनिया भर इस्तेमाल कर रही है, सारी चीज़ें उसी के ऊपर हो रही हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। इसी के मुतल्लिक मैं आपसे बात करूँगा। एक और इशू भी है, मुख्तसर ये बात करके फिर उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। 3 दिन पहले मरकज़ ने, मोदी साहब की काबीना ने एक बहुत बड़ी मच अवेटेड, जिसको कहते हैं, काफ़ी देर से उसका इंतज़ार था, चर्चा था कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्रूव की जम्मू कश्मीर के लिए। इस पॉलिसी के मुताबिक लगभग 28,500 करोड़ रुपया सनत को फ़रोग़ देने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। हालांकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने अच्छे बुरे हालात में जितने जैसे भी सर्कमस्टांसिस पहले रहे हैं यहाँ पे, उनमें उन्होंने काम किया है, प्रोडक्शन भी दी है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की है। उन्होंने आज अखबारात में एक आधे सफ़े का इश्तहार देकर उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में हमारे लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। ये पॉलिसी ज़्यादा अभी, हालांकि उसके पॉलिसी के जो हैं टर्म्स हैं, सारी उसके जो फाइनल डिटेल्स हैं वो आनी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक पॉलिसी का जो हमें मालूम पड़ रहा है उसमें से ये लगता है कि आज के बाद जो सनत लगाएगा, जो फैक्ट्रियां लगाएगा, इंडस्ट्रियां लगाएगा, उनके लिए बहुत सारी इसमें कंसेशंस हैं, इमदाद हैं। लेकिन जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या कसूर हो गया, उनके लिए क्यों नहीं है इसमें कोई चीज़। तो लिहाजा इन्होंने अपील की है सरकार को कि इनके बारे में भी गौर किया जाए। जब ये पॉलिसी मरकज़ ने अप्रूव की तो उसके दूसरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको, पॉलिसी के जो डिटेल्स हैं वो शाया की, आवाम तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी। वहाँ पे हमारे एक सहाफ़ी साथी, उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जनाब बहुत शुक्रिया, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई इससे बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन जो ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं उनको बहुत सारी दुश्वारियों का, मुश्किलात का सामना है, हाई स्पीड इंटरनेट ना अवेलेबल, ना मौजूद होने की वजह से। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि इसके बारे में आप एक बहुत जल्द अच्छी खबर सुनेंगे। जब से आए हैं अगस्त से, तब से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कभी भी कोई हवा में तीर नहीं मारा। जब तक इनके पास एक पुख्ता बात नहीं होती तब तक ये बात करते ही नहीं है। ये कहीं पे भी जाते हैं, लोग इनके सामने मुतालबात रखते हैं, ये कभी वादा नहीं करते, वादे से इनकार कर देते हैं। ये कहते हैं कि जिस दिन हो जाएगा उस दिन बताएंगे। लेकिन इसमें इन्होंने कहा परसों कि आप बहुत ही जल्द अच्छी खबर सुनेंगे। कल यानी फ्राइडे को 14 दिन पूरे हो रहे थे। वो आपको पता है कि पिछले साल जनवरी से लेकर मार्च तक जो सुप्रीम कोर्ट में ये इंटरनेट के रिलेटेड केस चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को और मरकज़ को ये बोल दिया था कि आप हर 2 हफ्ते के बाद सिचुएशन को, सिक्योरिटी सिचुएशन को, क्योंकि इन्होंने, गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने भी और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट को ये बताया हुआ था कि सिक्योरिटी जो सिचुएशन है, प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सर्कमस्टांसेस हैं, वो नहीं इजाज़त देते कि हम हाई स्पीड इंटरनेट को रेस्टोर करें। ये 4 अगस्त 2019 की रात को जो है हाई स्पीड इंटरनेट को सस्पेंड किया गया था। ये कहते हैं कि सिक्योरिटी की वजह से हम रेस्टोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि आप हर 2 हफ्ते के बाद, यानी लंबा वक्त मत लीजिए, हर 2 हफ्ते के बाद आप रिव्यू कीजिए, आप देखिए कि अगर आपको हालात बेहतर लगते हैं तो आप इंटरनेट रिस्टोर कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्ड करते हुए इन्होंने बीच में 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, उधमपुर और गांदरबल के लिए, इन्होंने
हाई स्पीड को रिस्टोर कर दिया था, लेकिन बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी 2G की स्पीड चल रही है। गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी परसों, और कल का दिन था, कल जब 14 दिन पूरे हो रहे थे पहली रिव्यू को हुए, तो कल ये मुतवक्का था कि वो शायद जो खुशखबरी का जो एक इंडिकेट कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, पॉसिबली वो कल सुनाई जाएगी। लेकिन जब फ्राइडे को आया होम सेक्रेटरी की तरफ से वो नई तफसील, तो उन्होंने कहा कि हालात वही रहेंगे पहले जैसे, इंटरनेट आपका स्लो स्पीड वाला ही रहेगा। एक रिपोर्ट है मेरे पास, ये कई अखबारात में शाया भी हुई है मुल्क में, यूके की, इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की एक एजेंसी है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च एजेंसी है, इसका नाम है टॉप 10 VPN। इसने एक रिसर्च की है, ये हर साल रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके बताते हैं ये कि इंटरनेट के हवाले से, कि इंटरनेट की गैर मौजूदगी के साथ नॉन अवेलेबिलिटी के वजह से बिजनेसेस वगैरह को इकानमी के ऊपर क्या असर पड़ता है। इनके मुताबिक 2020 में हिंदुस्तान में जो रिपीटेड इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं, उसकी वजह से मुल्क की इकानमी को लगभग $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। $2.8 बिलियन यानी कोई लगभग 20,000 करोड़ इंडियन रुपीस का जो नुकसान हुआ है मुल्क की इकानमी को। बड़ी दिलचस्प 2-3 इसमें बातें हैं, फिर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये नुकसान असल में शायद ज़्यादातर नुकसान जो हो वो कहाँ हो पा रहा है। 20 मुल्क और हैं जो हमारा रिकॉर्ड है जो इंटरनेट शटडाउन का, इस तरह से 20 मुल्क और हैं, जिनमें चाइना और नॉर्थ कोरिया को इन्होंने इसमें से एक्सक्लूड किया है, क्योंकि कम से कम हिंदुस्तान में ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि कोई भी चीज़ है आप उसको एक्सेस तो कर सकते हैं, आप पता तो लगा सकते हैं, अच्छी हो रही हो या बुरी हो रही हो पता तो लगा सकते हैं। चाइना के अंदर क्या हो रहा होता है, नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या हो रहा होता है, उसका तो वो बाहर पता भी नहीं लगने देते कि वहाँ पे मामलात क्या हैं। तो लिहाजा मेरे यकीनन हमसे ज़्यादा इंटरनेट आउटेजेस शटडाउन जो है वो चाइना में रहा करते होंगे, हमसे कई ज़्यादा। बल्कि नॉर्थ कोरिया की तो बात ही क्या है कि वहाँ पे तो शायद वो किम साहब खुद ही देखते होंगे इंटरनेट के ऊपर कुछ, बाकी तो मुझे लगता है लोगों को देखने भी नहीं देते। उनको इन्होंने स्टडी में से बाहर रखा है। बाकी रखा है इन्होंने 22 मुल्कों को, इंडिया के समेत 22 मुल्कों में इन्होंने देखा है, जिनमें ज़्यादातर शामिल हैं टर्की है, अज़रबैजान है, इथियोपिया है, यमन है, म्यांमार, तंजानिया, ईरान, बेलारूस, वेनेजुला एंड सोमालिया। ये इस किस्म के मुल्क हैं। इन मुल्कों में 2020 में जो कुल इंटरनेट आउटेजेस, यहाँ पे बहुत लंबे समय तक, लंबे वक्त तक जो है इंटरनेट आउटेजेस रही हैं। यहाँ पे जो इंटरनेट आउटेजेस से की वजह से कुल मिला के जो 20 मुल्कों में इकानमी को नुकसान हुआ है 2020 में, वो हिंदुस्तान अकेले का जो नुकसान है उससे कम है। इंडिया में नुकसान हुआ है $2.8 बिलियन का बताते हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि लगभग 20,000 करोड़, और इन 20 मुल्कों में मिला के जो है वो हुआ है लगभग $2 बिलियन, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये जो 2019 में जो इनका जो टोटल कुल मिला के इन 20-22 मुल्कों में नुकसान हुआ था इकानमी को इंटरनेट ना होने की वजह से, वो था लगभग $4.1 बिलियन। 2020 में जो रिकॉर्ड है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, वो उससे बहुत ज़्यादा कम हुआ, यानी आधा तक हो गया है। अब इन 20 मुल्कों का मिला के जितना इकानमी को लॉस है, इतना इंडिया को अकेले है। अब इंडिया में हो कहाँ पे रहा है, हमारा जो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट का जो डिसरप्शन है वो हुई थी 4 और 5 अगस्त की इंटरवेनिंग नाइट 2019 को, उसके बाद 4 महीने तक रहा इंटरनेट बंद। जनवरी 2020 में 15 या 16 जनवरी 2020 को इंटरनेट को रेस्टोर किया गया था 2G बेसिस के ऊपर, वो भी जम्मू सूबा में खास करके, लेकिन वाइट लिस्टिंग की गई थी कि ये पहले 50 वेबसाइट, फिर 100 वेबसाइट, फिर 200, 250, 300, 350, फिर शायद 1,500 तक, उसमें बैंकिंग, एजुकेशन, विच मीन्स दैट नो इंटरनेट एक्चुअली, कि आप कोई बिल्कुल ही महदूद तरीके से कुछ लिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, उससे ज़्यादा फ्री एक्सेस आपका इंटरनेट नहीं है, आप सारी चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकते। और मार्च में फिर ओपन कर दिया था, यानी जो वो वाइट लिस्टिंग है वो रिमूव कर दी थी कि जो भी चीज़ इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है वो आप सारी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्पीड है जो वो 2G रहेगी। मुल्क भर में 4G स्पीड चल रही है और 5G स्पीड को अब रोल आउट करने की बात चल रही है। तो
ये जो लॉस इन्होंने कैलकुलेट किया है वो कहते हैं कि इन्होंने एक फार्मूला है, और इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये मानना है कि ये फार्मूला जो है ये कोई ज़्यादा डिस्प्यूटेड फार्मूला नहीं है, वाइडली एक्सेप्टेड फार्मूला है कि ठीक है, जिस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं इकानमी के आउटपुट में जो गिरावट आती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं। हालांकि 2020 में कोविड की वजह से भी इकानमी का स्लो डाउन हुआ, लेकिन इन्होंने इंटरनेट के इस एस्पेक्ट को स्टडी किया है। इंडिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए कि इंटरनेट आउटेज के साथ एग्जैक्ट नुकसान क्या हो रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में आउटेजेस पूरे रीजन वाइड, यानी पूरी की पूरी रियासत में कर दिया या पूरे मुल्क में कर दिया, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल टारगेटेड, कई गांव में, थोड़े सारे शहरों में या शहर के कुछ हिस्से में, या इस तरह से करके। जैसे दिल्ली में 2019 के दिसंबर में जो मामलात बने हुए थे, तो तब दिल्ली के कुछ हिस्सों में ही इंटरनेट को या स्लो डाउन किया जा रहा था या शट किया जा रहा था। अब इंटरनेट का शटडाउन तो अमेरिका तक भी, जब हम इंटरनेट का शटडाउन यहाँ पे हो रहा था तो वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी। वो कह रही थी कि ये इस ज़िंदगी में, इस दौर में इंटरनेट का बंद करना ये दुनिया में कैसे मुमकिन हो सकता है। वो मुमकिन अमेरिका में भी, वाशिंगटन डीसी में भी हो गया। ये हैं रियलिटीज़ हैं दुनिया की, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। पॉइंट ये है कि ये 2000 करोड़ रुपए का नुकसान एग्जैक्टली हुआ कहाँ पे। ये जो लॉन्गेस्ट शटडाउन है डेमोक्रेसी में, कहीं पे भी, किसी भी डेमोक्रेसी में जो लॉन्गेस्ट शटडाउन इंटरनेट का आज तक है वो जम्मू कश्मीर में है, हिंदुस्तान के इस हिस्से में है। और ये जो स्लो इंटरनेट है, स्लो इंटरनेट सीवियरली हमारे बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। किस तरह से कि अब तो यानी जो कंप्लायंसेस हैं आपकी टैक्स वगैरह की, इवन दुकानदारों के लिए भी लगभग वो वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर बहुत सारी कंप्लायंसेस आ गई हुई हैं। फैक्स मशीन पहले हुआ करती थी जिसके ऊपर आप ऑर्डर रिसीव करते थे, आप ऑर्डर प्लेस करते थे, या बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिजनेसेस में आप एक्सचेंज करते थे। फैक्स मशीन्स को ऑलमोस्ट इंटरनेट ने कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया हुआ है। आपने ईमेल से कोई चीज़ भेजनी है, उसके अटैचमेंट अपलोड करनी है। आप बुनियादी चीज़ तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं आप अपलोड कर सकते। बेशुमार चीज़ें हैं, यानी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, आम एजुकेशन जो है कोविड की वजह से क्लासेस ऑनलाइन है, लेकिन ये पूरे जम्मू कश्मीर में ये प्रॉब्लम रही कि वो कंप्यूटर्स हैंग रहे, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए। तो ये इश्यूज़ हैं। इस मामले को कंक्लूड करते हुए इसके ऊपर क्या ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें वो बता दिया गया हुआ है कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, वहाँ पे आकर बात हो जाती है सारी ख़त्म। मैंने किसी इंटरनेट के रिलेटेड काम करने वाले जो एक्सपर्ट हैं उसके साथ बात की। मैंने कहा, आप बताएं आप कि ये स्लो इंटरनेट की वजह से क्या क्या चीज़ें हो पा रही हैं और क्या नहीं हो पा रही हैं, दिक्कत क्या, मामला क्या। अगर मैंने इसके ऊपर बात करनी हो तो मुझे एक एक्सपर्ट ओपिनियन आप दे दो, गाइड कर दो मुझे कि ये क्या इशू है। वो कहता है, जी असल में ये बहुत कुछ भी है और कुछ भी नहीं है, या ऐसे कहता है कि कुछ भी नहीं है तो बहुत कुछ भी है। तो मैंने कहा, ये क्या बात हुई है, हमेशा गोलमोल बात, मुझे तो इससे कोई बात समझ नहीं आई। कहते हैं कि जो चीज़ पब्लिकली है, पब्लिक नैरेटिव में है, जो एक्सप्लेनेशन दी जा चुकी हुई है कि इस वजह से इंटरनेट को बंद किया हुआ है, वो तमाम चीज़ें 2G स्पीड के ऊपर मुमकिन हो सकती हैं। यानी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शर पसंद अनासर, मिलिटेंट वगैरह, बाकी लोग हाई स्पीड इंटरनेट का फ़ायदा लेकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो जो एक जो डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम है उससे वो बच भी सकते हैं। कहते हैं कि वो 2G इंटरनेट स्पीड के ऊपर सारी चीज़ें मुमकिन हैं, वो हो सकती हैं। और जो बाकी चीज़ें हैं जिनके लिए बार बार कहा जा रहा है कि ये 2G के ऊपर मुमकिन है, टेलीमेडिसिन, बिजनेसेस, एजुकेशन, ये 2G के ऊपर मुमकिन नहीं है। असल में वो सीवियरली इफेक्टेड हैं, वो 2G के ऊपर नहीं हो पा रही हैं। लेकिन जो ये है कि अगर स्पीड बढ़ाई तो फलां चीज़ें हो जाएंगी, सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंच जाएगी, वो 2G के ऊपर सारी मुमकिन हो भी रही होंगी शायद, लेकिन वो हो सकती हैं पॉसिबली। आप कम्युनिकेशन, बहुत सारी ऐप्स हैं उनके ऊपर आप कम्युनिकेट वगैरह कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें मैं मज़ीद ये कि क्या कह सकते हैं, मैं भी पूरे जम्मू कश्मीर के जो लाखों लोग हैं उनमें से एक हूं जो ये रिट्रेट करना चाहूँगा कि हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड जो है वो इंटरनेट रिस्टोर कर देना चाहिए जल्द अज जल्द। एक और इशू है इंटरेस्टिंग, बड़ा मुख्तसर तरीके से मैं उसके बारे में बात करूँगा। मैं पिछले कुछ सालों से, 4-5 साल से, लगभग 10 साल से ये एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है
कि जम्मू कश्मीर में नए इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस है वो मिलने शुरू हो गए। सबसे पहले 2009-10 की बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिली। पहले कश्मीर को मिली थी, जम्मू में एजिटेशन हुई, उसके बाद जम्मू में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली, माफ़ कीजिए। उसके बाद 2015 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स टाइप या एम्स लेवल का हॉस्पिटल कश्मीर डिवीज़न को मिला, कश्मीर सूबा को मिला। फिर जम्मू में एजिटेशन हुई, जम्मू में लोग नाराज़ हुए, एक डेलीगेशन गया, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात की, उन्होंने एग्री किया कि ठीक है, हम जम्मू को भी एक सेंट्रल ये एम्स लेवल का हॉस्पिटल है मिलना चाहिए, जम्मू को भी मिला। इसी तरह से नए इदारे, नए इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड क्लास जो हैं वो बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ास करके जम्मू में ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है और इसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कहते हैं कि दुनिया के जो टफेस्ट एग्ज़ाम्स हैं उनमें से एक को माना जाता है। इसमें से जब स्टूडेंट्स निकलते हैं, बल्कि निकलते क्या हैं कि वो अभी कैंपस में ही होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, कैंपस से ही हायर कर लेती हैं। इतना ही काफ़ी है कि आप IIM से पढ़े हुए हैं, अपने आप में यही एक बड़ी बात है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, पहले हम नाम सुना करते थे या किसी के नाम के पीछे आगे लिखा होता था कि ये IIT से पढ़े हुए हैं, तो बड़े ध्यान से 1-2 मिनट तो देखते ही थे कि ये कितने बड़े टैलेंट के मालिक हैं कि इन्होंने वो एग्ज़ाम क्रैक किया और IIT में चले गए, बहुत बड़ी बात है। IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, उसका भी एक इंस्टीट्यूट जम्मू में है। जम्मू ट्रूली एक प्रोग्रेसिव बड़ा टाउन जो है वो बन रहा है, जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। आज IIT की पहली कन्वोकेशन थी, यानी जो पहला बैच है उनका 4 साल की या 5 साल की जो डिग्री इंजीनियरिंग की होती है वो कंप्लीट करके आज पहला बैच पास आउट हो रहा था, जिसमें लगभग 70 के करीब स्टूडेंट्स थे या 79 शायद स्टूडेंट्स थे उसमें बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इन्होंने जो वो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हुआ था। क्योंकि कोविड वगैरह की वजह से जैसे किसी मरकज़ी मिनिस्टर को बुलाकर या उस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ, लेकिन इसी शोबे से, इसी प्रोफेशन से लोग जो है उनको बुलाया हुआ था, किया। सुनने में आया कि इन्होंने जो कन्वोकेशन रोब है वो बता रहे थे, वो एक जो गाउन सा जो पहनते हैं और वो टोपी पहनते हैं, बड़ी खूबसूरत लगती है देखने में। वो एक ट्रेडिशन रहा है हमेशा से कि जब आप पास आउट हो रहे होते हैं किसी यूनिवर्सिटी से तो वो रोब और वो हैट है वो आप पहनते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ यूनिक करते हैं इस बार, वो जैसे सलमान खान थम्स अप की ऐड में कहता है कि कुछ तूफ़ानी करते हैं, तो इन्होंने कहा यूनिक करते हैं जिसका चर्चा हो हर जगह। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जैसे अफ़गानी टोपी होती है उस किस्म की टोपी रखेंगे और जैसे कश्मीरी फ़िरन होता है उस किस्म का हम फ़िरन रखेंगे उस रोब की वजह से। एक इसका कल्चरल एस्पेक्ट है, मुल्क के सामने, दुनिया के सामने जाएगा ये हो सकता है इंस्पायर हों जो 26 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो जम्मू कश्मीर सेहत स्कीम लॉन्च करते हुए उन्होंने फ़िरन पहना। एक कश्मीरी सज्जन है, उन्होंने डिज़ाइन किया ख़ास वो फ़िरन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहना और उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने बताया कि मेरे कश्मीर के फ़लाँ उन्होंने बनाया ये फ़िरन, ये मैंने पहना। और जब वो जा रहे थे ऑनलाइन एड्रेस करने के लिए उस प्रोग्राम को, जाने से पहले उन्होंने अपने 3 तस्वीरें खिंचवाई और उन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर के ऊपर शेयर किया और वो पूरे फ़िरन का, ताकि वो पता चले। उन्होंने बताया कि मैं कश्मीरी फ़िरन पहनकर प्रोग्राम को एड्रेस करने के लिए जा रहा हूँ। यानी उन्होंने एक जो इमोशनल कनेक्ट जो है, कल्चरल कनेक्ट है, वो बताया जम्मू कश्मीर के साथ। लेकिन विद इन जम्मू एंड कश्मीर ये थोड़ा सा आ गया कि ये फ़िरन जो है ये कश्मीरी है, ये जम्मू के कल्चर को ये डिपिक्ट नहीं करता है। तो लिहाजा कल कोई मेरे ख्याल से 2 दिन से इसके ऊपर ट्विटर वगैरह के ऊपर कुछ कैंपेन इस किस्म की चल रही थी। IIT ने फैसला लिया कल रात को कि फ़िरन नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, हम वही जो ट्रेडिशनल रोब्स होते हैं, वो सिल्की सा काले रंग का गाउन जो होता है वही हम पहनाएंगे, तो वो हो जाएगा। ये दीज आर स्मॉल विक्ट्रीज विच सोसाइटीज़ व्हेन दे टॉक टुगेदर, वर्क टुगेदर, थिंक टुगेदर, तो ये छोटी छोटी जो विक्ट्रीज़ हैं ये हासिल करती हैं कि भाई ये कश्मीरी कल्चरल एक जो अटायर है उसको मुसल्लत करने लगे थे हम पे, लेकिन हमने इसको होने नहीं दिया। लेकिन इसमें एक बात है, एक मसला है, और एक नहीं बल्कि 2 हैं इश्यूज़। एक तो ये है कि ये जो फ़िरन है ये हर सूरत में जो है ये कश्मीर का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसका ओरिजिन ही कश्मीर का है। जिस किस्म का कश्मीरी फ़िरन कश्मीर में बनता है और कश्मीर में पहना जाता है, इस किस्म के गाउन जैसे लद्दाख में भी एक गाउन पहना जाता है, नॉर्थ ईस्ट में भी पहना जाता है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे लॉन्ग डाउन कोट्स, गाउन्स वगैरह पहना जाते हैं। लेकिन ये जो कश्मीरी है अपने स्टाइल का,
ये कश्मीर में ही बनता है, कश्मीर में ही पहना जाता है। कश्मीर जो है वो हमेशा से, खास करके 1947 से, हिंदुस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है। जम्मू और कश्मीर दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर को बनाते हैं। और ये जो अब नई डेवलपमेंट है 5 अगस्त के बाद, इससे तो और ही मजबूत जो है, जो फेविकोल वाला जोड़ है वो लग गया हुआ, ज़्यादा ही इंटीग्रल पार्ट बन गया हुआ है। इस गाउन का जो ओरिजिन है, इस फिरन का जो ओरिजिन है, ये पाकिस्तान का ओरिजिन है ही नहीं है, ना ही चाइना का ओरिजिन है, ना ही किसी और तो हमारा दुश्मन मुल्क कोई है भी नहीं है। तो फिर इस फिरन के साथ हमें मामला क्या? फिरन हिंदुस्तानी फिरन है, ये हिंदुस्तान का फिरन है, कश्मीर का फिरन है, ये जम्मू कश्मीर का फिरन है। एक तो ये है कि अगर ये फिरन चल जाता तो इसमें तो कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से मसला नहीं था। दूसरी बात, ये फिरन हटा लिया, मेरे ख्याल से हमारा शहर जिस तरह से कॉस्मोपॉलिटन बन रहा है, इसमें अब बड़ी बड़ी चीज़ें और होंगी, क्योंकि अब जो सीमलेस है, अब वो पहले जो रोक दिया जाता था कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो बड़ी एक्सक्लूसिव, वो था तो सारा एक प्रोजेक्ट जो है कश्मीरी पॉलिटिकल थिंकिंग का था कि हमारी आइडेंटिटी एक्सक्लूसिव है, हम बाकी मुल्क से जो है वो अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, क्योंकि जो आपको याद होगा कि ये जो 35O और 370 के इर्द गिर्द जितनी भी कैंपेन सारी चलती थी, वो क्या कहते थे? कल्चर, सबसे पहले लैंड, कल्चर, और उसके बाद इकानमी आइडेंटिटी वगैरह, कल्चरल आइडेंटिटी जो बुनियादी तौर के ऊपर आती थी कि हम अपने कल्चर को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, कल्चर को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। कश्मीर थोड़ा दूर है यहाँ से 250-300 किलोमीटर, लेकिन जम्मू को भी उसका फ़ायदा एक मिल जाता था कि वो भी प्रोटेक्टेड रहता था। अब ये बाकी रास्तों में है, आप लोग जाते हैं वहाँ पे कल्चरली मिक्सअप होते हैं। अब एक रियलिटी है, जिस रियलिटी के बीच हम बैठे हुए हैं उसके साथ रिकॉन्साइल करना है। लेकिन मैं मखसूस जो है, आप 5 अगस्त को जहन में रखें, आप 35A को या 370 को, स्पेशल आइडेंटिटी को, सारी चीज़ को आप जहन में रखें या ना रखें, या उन सारी चीज़ों को अगर आप हटा के भी देखें, तो फिर हम अगर जम्मू को एग्जामिन करते हैं तो जम्मू एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी जो है वो बनने की तरफ जा रही है। जब IIT, IIM, IIMC, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसमें मुल्क भर से लोग आकर नौकरियां हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तालीम देते हैं, सारा करते हैं, तो उस वक्त आप अपनी एक्सक्लूसिविटी जो है वो रखनी उन इंस्टीट्यूशंस में, उन इदारों में, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसको उस तनाज़ुर में देखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि क्या हम IIT या IIM जैसे इंस्टीट्यूट को कल्चरली लोकलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, मेरे ख्याल से इस फिरन वाली चीज़ से हट के सबसे जो अहमियत, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे जम्मू सूबा के लोगों के लिए सोचने के लिए और उसकी तरफ गौर करने के लिए, फ़िक्र करने के लिए और उसकी तरफ काम करने के लिए, वो ये है कि मैं फंडामेंटली मेरिट में पूरा 100% यकीन रखता हूँ कि अगर ज़िंदगी में किसी को कोई चीज़ मिले तो वो मेरिट के बेसिस के ऊपर मिलनी चाहिए। वो आपको किसी रीजन, आइडेंटिटी, ज़ुबान, कौम या मज़हब के बेसिस के ऊपर नहीं मिलनी चाहिए, वो मेरिट के ऊपर, बेसिस के ऊपर मिलनी चाहिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि जिस कन्वोकेशन से कश्मीरी फिरन हटा लिया गया ताकि उसमें जो कश्मीर का इन्फ्लुएंस जम्मू में ना घुसे, उस कन्वोकेशन में 80 के करीब बच्चों में से जो पास आउट हुए हैं, उनमें से जम्मू का सिर्फ एक ही बच्चा था, बाकी बच्चे सारे मुल्क भर के थे। जम्मू को एफर्ट इस डायरेक्शन में करना चाहिए, पिछले 4 साल से ये देखना चाहिए था कि देखें कि IIT में क्या हमारे बच्चे भी कुछ पहुंच रहे हैं कि नहीं। 70 में से 7 हों, 8 हों, कम से कम 10% बच्चे, 5% बच्चे तो जम्मू के हों। जो IIT की फैकल्टी है सारी, 102 लोग हैं जो IIT की परमानेंट फैकल्टी हैं, उसके बाद विजिटिंग है, एडजंक्ट हैं, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। जो IIT की फैकल्टी है उसमें 5 से ज़्यादा जम्मू के लोग नहीं हैं पढ़ाने वाले, 5 से ज़्यादा जम्मू के लोग नहीं हैं। तो IIMC है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें जम्मू का कोई स्टूडेंट नहीं है, पिछले बैच में भी कोई नहीं था। IIM है, उसमें कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, और जो अभी नए बैच IIT में आए हैं, जो इससे अभी जो बैच चल रहे हैं, उनमें कश्मीर के कुछ लड़के हैं, जम्मू के भी कुछ हैं, कश्मीर वालों की तादाद ज़्यादा है। IIM में कश्मीर के अच्छे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए अहमियत की बात यह है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर उन्होंने वॉल पेंटिंग के ऊपर क्या लगाया हुआ है, उन्होंने कालीन तो नहीं कहीं कहीं कश्मीर का ला के बिछा दिया,
अब वो उस किस्म का जो कश्मीर का कालीन है, जैसे फिरन कश्मीर का है, वो कश्मीर में ही बनता है, मुल्क भर में भी और दुनिया भर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कश्मीर का कालीन है वो कश्मीर में ही बनता है। बाकी हमारे जो मुल्क में बाकी जगह जो जैसे जयपुर का कालीन है, उसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। जो वैरायटी है कालीन की, 3 किस्म की बड़ी वैरायटीज़ हैं कारपेट की हमारे मुल्क में। एक मिर्ज़ापुर की है, जो वो कालीन भैया के आपने देख लिया होगा, कारपेट किंग। एक जयपुर का है, और सबसे जो बड़ा पुराना जो दुनिया भर में मशहूर है वो कश्मीर का कालीन है। शॉल है, कलकत्ता से लेकर अहमदाबाद तक मुख्तलिफ़ किस्म के शाल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो शातूश पश्मीना वगैरह का शाल है और जो पेजली उसके ऊपर जो काम किया, मुख्तलिफ़ किस्म का जो उस पर काम किया जाता है, गब्बा, नमदा, चेन स्टिचिंग वगैरह, ये सारी कश्मीर की चीज़ें हैं, मुल्क भर में हर जगह इस्तेमाल होती हैं। तो अब वो कश्मीर की वजह से उनको वहाँ से थोड़ा हटाया जाएगा। ज़रूरत क्या है कि इन इंस्टीट्यूशंस के बीच हमारे जो अगर इंस्टीट्यूशंस को इस तरह से रीजनलाइज करके देखना है, फिर ये मेहनत करने की ज़रूरत है। ये इसको इस तरह से ना हो जाए कि जी बाहर के लोग नहीं आने चाहिए। फिर ये मेहनत करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे भी मेहनत करें और इन इंस्टीट्यूशंस में वो फैकल्टी बने, वो स्टूडेंट बने, वो स्कॉलर्स बने, तो पता चले कि ये जम्मू का बच्चा आईआईटी जम्मू से या आईआईटी मुल्क के किसी दूसरे से पढ़ के तो यहाँ पे आया है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से जो थिंकिंग, उसको अगर हम थोड़ा और ब्रॉड करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा अकोमोडेटिव होंगे, मुल्क के सारे हिस्सों के लिए अगर हम अकोमोडेटिव होंगे, अब क्योंकि हमारी जो रियलिटी है वो इस तरह से इंटीग्रेटेड है, हमें मुल्क के सारे हिस्सों के लिए अकोमोडेटिव, कल्चरली जो है वो मोर एक्सेप्टेबिलिटी हमारी होनी चाहिए। एज लॉन्ग एज मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पूरा ग्लोबल ही बन जाएं, क्योंकि आजकल चीज़ें लोकलाइज ज़्यादा हो रही हैं। एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज़ इंडियन, तो हमें उसको एक्सेप्ट करने में, या कोई अगर इस्तेमाल कर रहा है उसको देखकर अप्रिशिएट करने में हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। आज का एपिसोड देखने के लिए इस ख्याल के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि हमारे दिल, हमारी सोचें, हमारी सोचों का दायरा और वसी हो, देखने के लिए आज बहुत शुक्रिया।